नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो हमारे समाज की नसों में जहर की तरह घुल गया है, भ्रष्टाचार। यह शब्द सुनने में जितना भारी लगता है, इसका मतलब उतना ही सीधा है। जब कोई व्यक्ति अपने पद या ताकत का गलत इस्तेमाल करके निजी फायदा उठाता है, तो उसे भ्रष्टाचार कहते हैं। ये सिर्फ बड्ढे बड्ढे घोटालों तक सीमित नहीं है। ये उस ट्रैफिक पुलिस वाले से शुरू होता है जो बिना रसीद के 100 रुपये लेकर आपको जाने देता है, और उस सरकारी दफ्तर तक जाता है जहां बिना चाय पानी के आपकी फाइल 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ती। यह एक ऐसी बीमारी है जो ऊपर से नीचे तक पूरे सिस्टम को खोखला कर रही है। सोचिए, भ्रष्टाचार हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर कैसे असर डालता है। SDDDHK पर गड्ढे हैं क्योंकि ठेकेदार ने सीमेंट की जगह रेत ज्यादा मिला दी और पैसे बचा लिए। अस्पताल में दवाइयां नहीं हैं क्योंकि किसी अधिकारी ने सप्लाई का पैसा अपनी जेब में डाल लिया। आपके बच्चे को अच्छे स्कूल में दाखिला नहीं मिलता क्योंकि किसी अमीर ने डोनेशन के नाम पर सीट खरीद ली है। हर बार जब कोई योग्य व्यक्ति पीछे रह जाता है और कोई अयोग्य व्यक्ति पैसे या पहचान के दम पर आगे निकल जाता है, तो समझिए कि भ्रष्टाचार जीत रहा है। ये सिर्फ पैसे का लेन देन नहीं है, ये हमारे भरोसे, हमारे अधिकारों और हमारे भविष्य का सौदा है, जो हर रोज, हर गली, हर दफ्तर में हो रहा है। यह एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें आम आदमी अभिमन्यु की तरह फंस गया है। वह जानता है कि यह गलत है, लेकिन इससे बाहर निकलने का रास्ता उसे नहीं दिखता। जब आपको अपने ही हक के लिए अपनी ही मेहनत की कमाई से किसी को घूस देनी पड़ती है, तो व्यवस्था पर से विश्वास उठ जाता है। यह एक मूक हिंसा है जो दिखती नहीं पर महसूस होती है। यह उस टैक्सपेयर के साथ धोखा है जो ईमानदारी से अपनाकर भरता है इस उम्मीद में कि देश आगे बढ़ेगा, लेकिन उसका पैसा विकास में लगने के बजाय किसी भ्रष्ट नेता या अधिकारी की तिजोरी में पहुंच जाता है। यह दीमक की तरह है जो बाहर से तो सब ठीक दिखाता है, पर अंदर से पूरे देश की नींव को कमजोर कर रहा है। भ्रष्टाचार के मुख्य कारण भी हमारे समाज में ही छिपे हैं। लालच, पारदर्शिता की कमी और धीमी न्याय प्रक्रिया इसे और बढ़ावा देते हैं। जब लोगों को पता होता है कि वे पकड़े भी गए तो सालों तक केस चलता रहेगा और शायद ही कोई सजा हो, तो उनका डर खत्म हो जाता है। राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी भी एक बड़ा कारण है। अक्सर पार्टियां भ्रष्टाचार को खत्म करने के वादे तो करती हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद वे खुद उसी व्यवस्था का हिस्सा बन जाती हैं। नतीजा यह होता है कि आम आदमी खुद को ठगा हुआ महसूस करता है। वह देखता है कि नियम कानून सिर्फ उसके लिए हैं, ताकतवर लोगों के लिए नहीं। यह असमानता ही भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी खाद है। अब बात करते हैं कुछ हालिया उदाहरणों की, जो दिखाते हैं कि भ्रष्टाचार के आरोप कितने जटिल और राजनीतिक हो सकते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को याद कीजिए। वे एक बड़े भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से निकले थे। ईमानदारी जिनकी राजनीति का सबसे बड़ा नारा था, लेकिन पिछले साल सितंबर 2024 में उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। वजह थी दिल्ली की शराब नीति में कथित भ्रष्टाचार का मामला, जिसमें वे 6 महीने जेल में भी रहे। केजरीवाल और उनकी पार्टी इन आरोपों को हमेशा राजनीतिक रूप से प्रेरित बताती रही। उनका कहना है कि यह उन्हें चुप कराने की साजिश है। अब वे जनता से ईमानदारी का प्रमाण पत्र मांग रहे हैं। इस एक मामले ने राजनीति में नैतिकता की बहस को फिर से छेद दिया है। दूसरी तरफ उद्योग जगत का एक बड़ा नाम गौतम अडानी का मामला है। नवंबर 2024 में अमेरिकी एजेंसियों ने अडानी समूह पर भारत में अधिकारियों को रिश्वत देने जैसे गंभीर आरोप लगाए। इन आरोपों के बाद भारत की संसद में तो हंगामा हुआ, लेकिन सड़क पर वैसा गुस्सा नहीं दिखा जैसा बोफोर्स या 2G जैसे घोटालों के समय दिखा था। ऐसा क्यों? शायद इसलिए क्योंकि जब तक जनता को यह महसूस नहीं होता कि उसकी जेब से सीधे तौर पर पैसा लूटा गया है, तब तक बड़े कॉरपोरेट घरानों पर लगे आरोप एक जटिल आर्थिक मामला बनकर रह जाते हैं। इसे राष्ट्र के विकास पर विदेशी हमले के तौर पर भी पेश किया जाता है, जिससे भ्रष्टाचार का मूल सवाल कहीं पीछे छूट जाता है। इन दोनों मामलों से एक दिलचस्प बात सामने आती है। जब एक राजनेता पर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है,
तो वह तुरंत राजनीतिक रंग ले लेता है। समर्थक इसे साजिश बताते हैं और विरोधी इसे सबूत। सच्चाई अक्सर इन दोनों के बीच कहीं खो जाती है। वहीं जब किसी बड़े उद्योगपति पर आरोप लगते हैं तो बहस राष्ट्रहित और आर्थिक विकास की तरफ मोड़दाश दी जाती है। कहा जाता है कि ऐसी खबरों से देश की छवि खराब होगी और निवेश पर असर पड़ेगा। इस पूरी प्रक्रिया में वह मूल प्रश्न कि क्या वाकई कोई गलत काम हुआ है गौण हो जाता है। आम आदमी टीवी पर यह सब देखता है और समझ नहीं पाता कि किस पर यकीन करे और किस पर नहीं। यह स्थिति दिखाती है कि भ्रष्टाचार अब केवल एक नैतिक या कानूनी मुद्दा नहीं रह गया है, यह एक राजनीतिक हथियार भी बन गया है। सरकारें जांच एजेंसियों का इस्तेमाल अपने विरोधियों को निशाना बनाने के लिए करती हैं और विपक्ष हर सरकारी नीति में घोटाले की आशंका जताता है। इस आरोप प्रत्यारोप के शोर में असली भ्रष्टाचारी अक्सर बच निकलते हैं। जनता के लिए यह तय करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सच में भ्रष्ट है और किसे सिर्फ फंसाया जा रहा है। इस भ्रम का फायदा अंततः उसी भ्रष्ट व्यवस्था को मिलता है जिसे खत्म करने के वादे हर चुनाव में किए जाते हैं। भ्रष्टाचार को देखने का नजरिया हर किसी के लिए अलग अलग है। आम जनता के लिए भ्रष्टाचार वह है जो उसे रोज झेलना पड़ देता है। राशन कार्ड बनवाने से लेकर पासपोर्ट वेरिफिकेशन तक हर छोटे बड़े काम के लिए लगने वाली घूस। जब कोई अधिकारी किसी जायज काम के लिए भी पैसे मांगता है तो जनता के मन में गुस्सा और लाचारी पैदा होती है। यह उसके लिए एक शोषण है। लेकिन जब भ्रष्टाचार बड़े स्तर पर होता है, जैसे किसी रक्षा सौदे में या स्पेक्ट्रम आवंटन में, तो आम आदमी को अक्सर यह समझ नहीं आता कि इससे उसे सीधा क्या नुकसान हुआ। जब तक मीडिया या कोई राजनीतिक दल उसे यह न समझाए कि यह उसी का पैसा है जो लूटा गया है, तब तक वह इसे एक दूर की समस्या मानता रहता है। नेताओं के लिए भ्रष्टाचार के मायने अक्सर सुविधा के हिसाब से बदल जाते हैं। जब वे विपक्ष में होते हैं तो सत्ता पक्ष का हर काम उन्हें भ्रष्टाचार लगता है। वे सदैव से लेकर संसद तक हंगामा करते हैं, लेकिन सत्ता में आते ही उनकी परिभाषा बदल जाती है। तब वे उन्हीं नीतियों का बचाव करते नजर आते हैं जिन्हें वे पहले घोटाला बता रहे थे। कई नेताओं के लिए भ्रष्टाचार सत्ता में बने रहने का एक जरिया है। चुनाव लड़ने के लिए अकूत पैसा चाहिए, जो अक्सर इसी भ्रष्ट व्यवस्था से आता है। इसलिए कोई भी पार्टी इस सिस्टम को जड़ से खत्म करने का जोखिम नहीं उठाना चाहती, क्योंकि कहीं न कहीं उनकी अपनी राजनीतिक गाड़ी भी इसी पटरी पर दौड़ रही होती है। अब बात करते हैं व्यापार जगत की। व्यापारियों और कंपनियों के लिए भ्रष्टाचार कई बार व्यापार करने की एक मजबूरी या लागत बन जाता है। उन्हें लगता है कि अगर सरकारी ठेके लेने हैं, लाइसेंस पास कराने हैं या नियमों से बचना है, तो अधिकारियों और नेताओं को खुश रखना ही पड़ेगा। कुछ बड़ी और स्थापित फर्में तो अपना दबदबा बनाए रखने के लिए खुद रिश्वतखोरी का सहारा लेती हैं। वहीं नई और छोटी कंपनियों को अक्सर इस भ्रष्ट व्यवस्था में टिके रहने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। आर्थिक उदारीकरण के बाद एक नया चलन भी शुरू हुआ है, जहां कंपनियां अपने ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को देश की प्रगति पर हमला बताकर खारिज कर देती है। इस तरह भ्रष्टाचार एक ऐसा त्रिकोण बन गया है जिसमें जनता, नेता और व्यापार जगत तीनों फंसे हुए हैं। लेकिन तीनों के अनुभव और नजरिए में जमीन आसमान का फर्क है। जनता इसे एक शोषण के रूप में देखती है, नेता इसे एक राजनीतिक औजार के रूप में इस्तेमाल करते हैं और व्यापारी इसे व्यापार चलाने की लागत के तौर पर देखते हैं। जब तक इन तीनों के नजरिए में एक रूपता नहीं आएगी और वे यह नहीं समझेंगे कि भ्रष्टाचार अंततः सभी को नुकसान पहुंचा रहा है, तब तक इस समस्या का कोई स्थायी समाधान निकलना बहुत मुश्किल है। यह एक साझा लड़ाई है जिसे अलग अलग लड़ नहीं जीता जा सकता। तो सवाल उठता है कि क्या कुछ बदलेगा? क्या हम हमेशा इस व्यवस्था को कोसते रहेंगे या इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता भी है? भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कई स्तरों पर काम करने की जरूरत है। सबसे पहले कानूनों को और सख्त बनाना होगा और न्याय प्रक्रिया को तेज करना होगा। जब भ्रष्टाचारियों को जल्दी और निश्चित सजा मिलने का डर होगा, तभी वे गलत काम करने से डरेंगे।
सरकारी कामकाज में ज्यादा से ज्यादा पारदर्शिता लानी होगी। हर विभाग की जानकारी, हर ठेके का हिसाब किताब ऑनलाइन उपलब्ध होना चाहिए ताकि कोई भी नागरिक उसे देख सके। विस्ल ब्लोअर यानी भ्रष्टाचार को उजागर करने वालों को सुरक्षा देना भी बेहद जरूरी है। इसके अलावा राजनीतिक सुधार भी आवश्यक है। चुनाव सुधारों के जरिए चुनावी खर्च को नियंत्रित किया जा सकता है ताकि पार्टियों को काले धन पर निर्भर न रहना पड़े। लोकपाल जैसी संस्थाओं को और मजबूत और स्वायत्त बनाने की जरूरत है ताकि वे बिना किसी दबाव के बड़े नेताओं और अधिकारियों के खिलाफ भी जांच कर सकें। हमें यह समझना होगा कि भ्रष्टाचार विरोधी नीतियां सबके लिए एक जैसी नहीं हो सकती। हमें अलग अलग क्षेत्रों की जरूरतों के हिसाब से रणनीति बनानी होगी। उदाहरण के लिए, छोटी कंपनियों को भ्रष्टाचार से बचाने के उपाय बड़ी कंपनियों से अलग होंगे। यह एक लंबी और जटिल लड़ाई है जिसके लिए मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत है। लेकिन सारी जिम्मेदारी सिर्फ सरकार या नेताओं की नहीं है। एक समाज के तौर पर हमें भी अपनी सोच बदलनी होगी। हम अक्सर शॉर्टकट अपनाने और जुगाड़ डीएच करने को अपनी होशियारी समझते हैं, लेकिन यही मानसिकता भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है। हमें सब चलता है वाले रवैये को छोड़ देना होगा। जब कोई हमसे रिश्वत मांगे तो हमें न कहने की हिम्मत दिखानी होगी। यह मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। हमें अपने बच्चों को ईमानदारी और नैतिकता का पाठ पढ़ाना होगा ताकि आने वाली पीढ़ी इस बीमारी से मुक्त हो सके। हमें उन लोगों का सामाजिक बहिष्कार करना होगा जो भ्रष्टाचार से पैसा कमाते हैं, न कि उन्हें सम्मान देना। अंत में, एक आम भारतीय के तौर पर आप और मैं क्या कर सकते हैं? सबसे पहले जागरूक बनिए। सूचना के अधिकार यानी आरटीआई जैसे कानूनों का इस्तेमाल कीजिए। अपने इलाके में हो रहे सरकारी कामों पर नजर रखिए। अगर कुछ गलत दिखे तो आवाज उठाइए। डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल कीजिए। कई सरकारी सेवाएं अब ऑनलाइन उपलब्ध हैं, जिससे रिश्वतखोरी की गुंजाइश कम हुई है। और सबसे जरूरी, अपना वोट सोच समझकर डालिए। किसी भी उम्मीदवार या पार्टी को वोट देने से पहले उसके रिकॉर्ड को देखिए। जाति, धर्म या मुफ्त के वादों के बहकावे में न आएं, बल्कि ईमानदारी और विकास के मुद्दे पर वोट दें। बदलाव एक दिन में नहीं आएगा, लेकिन हर छोटी कोशिश मिलकर एक बड़ा बदलाव ला सकती है। अंधेरा घना है, लेकिन एक एक दिया जलाकर ही हम उजाले की ओर बढ़ सकते हैं।